एक्सचेंज के जरिए देश में सबसे ज्यादा 72% रोजगार देने वाला राज्य है गुजरात। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हाँ, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एक्सेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, ब्लैक कैट टीज, ब्लैक कैट्स जैकेट्स, ब्लैक कैट्स ब्लेजर्स, ब्लैक कैट्स वॉचेस, ब्लैक कैट्स शूज, ब्लैक कैट्स सनग्लासेस और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। पश्चिम बंगाल की जनता को मोदी का चुनावी ऑफर, कहा बंगाल में ममता का साथ दो, केंद्र में बीजेपी को जिताओ, दोनों हाथों में होंगे लड्डू। राज्यसभा में पेश हुआ विवादित दंगा विरोधी बिल, जयललिता की पार्टी एआईटीएमके, बीजेपी और टीएमसी ने किया बिल का विरोध, लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। विनोद कुमार बिन्नी ने दिया आपको झटका, केजरीवाल सरकार से समर्थन वापसी का निर्णय, उपराज्यपाल नजीब जंग को पत्र लिखकर दी जानकारी।
क्या फिर बनेगा तीसरा मोर्चा? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तीसरे मोर्चे को लेकर कवायद हुई तेज। लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और एआईटीएमके समेत 14 दलों की बैठक में होगा फैसला। और मुजफ्फरनगर सपा नेताओं की शादी में समाजवादियों ने डांसर के साथ लगाए ठुमके। कैमरे के सामने भी नहीं शर्माए नेताजी, जमकर लुटाए नोट। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। ममता के गढ़ में नमो का आगमन हुआ। ब्रिगेड मैदान में जन सैलाब उमड़ पड़ा, मानो पूरा कोलकाता नमो को सलामी दे रहा हो। रैली में मोदी ने राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनाव बाद गठबंधन के रास्ते खोजते हुए कहा, राज्य में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करें लेकिन केंद्र के लिए बीजेपी को जिताएं, इससे आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे। ब्रिगेड मैदान में मौजूद भारी भीड़ को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, यदि आप लोग केंद्र के लिए मुझे चुनते हैं आपको तिहरा फायदा मिलेगा। राज्य में ममता दी परिवर्तन लाएंगी, केंद्र से मैं आपका विकास करूंगा और राष्ट्रपति के रूप में प्रणवदा है ही। स्वामी विवेकानंद का सपना था कि हम फिर एक बार हमारी भारत माता को जगत गुरु बनाएं, हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। यह स्वामी विवेकानंद जी का सपना था। और सदियों पहले वो समय था जब भारत विश्व गुरु था। लेकिन हम ये न भूलें, भारत तब विश्व गुरु था जब बंगाल राष्ट्र गुरु के पद पर विराजित था। अगर हमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो बंगाल ने राष्ट्र गुरु के पद को हासिल करना होगा, बंगाल को उस ऊंचाई पर ले जाना होगा, तब जाकर के भारत विश्व गुरु के स्थान पर विराजित हो सकता है। उधर संसद का आखिरी सत्र शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया और संसद को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर विवादित दंगा विरोधी बिल राज्यसभा में पेश कर दिया गया है, जिसके बाद राज्यसभा में हंगामा हो गया और राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया गया। देश का सबसे विवादित बिल राज्यसभा में पेश हुआ, दंगा विरोधी बिल। क्या संसद में पास होगा बिल? बिल के विरोध में उतरी कई पार्टियां। मुजफ्फरनगर में पूरे महीने तक दंगे होते रहे, हजारों लोग बेघर हो गए। पीड़ित आवास के लिए बार बार मांगे उठी। उस वक्त न तो राज्य सरकार ने इन बेसहारा लोगों की बात सुनी और न ही केंद्र सरकार ने। लेकिन लोकसभा चुनाव के नजदीक आते सरकार को दंगा विरोधी बिल की याद आई, जिसके बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मंगलवार को सभी राज्यों के गृह सचिवों ने इस बिल को पास कराने पर मुलाकात की, लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन पाई। फिर भी सरकार इस बिल को इसी सत्र में पास कराने की बात कह रही है, लेकिन बीजेपी समेत कई पार्टियां इसके विरोध में हैं। वहीं बिल पर बवाल होता देख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि आम सहमति बनने के बाद ही इस बिल को पास किया जाएगा। और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस बिल को इसी सत्र में पास करने का दावा ठोक दिया। वहीं जयललिता के सुर भी इस बिल के विरोध में दिखाई दे रहे हैं। ललिता ने कहा कि ये बदलाव केवल दिखावटी है, इस बिल से केवल राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन होगा, दंगे रुकेंगे नहीं। बिल में कई खामियां हैं, बिल पास नहीं होना चाहिए। सरकार के हां और ना के बीच अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार वाकई दंगा पीड़ितों के लिए स्पेशल बिल पास करना चाहती है या फिर केवल वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस बिल पर जोर दिया जा रहा है। हेमा बजेली,
चैनल वन न्यूज। संसद का आखिरी सत्र भारी शोर शराबे के बीच शुरू हुआ और तेलंगाना मुद्दे पर जोरदार हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल तेलंगाना मुद्दे को लेकर टीडीपी कार्यकर्ताओं ने संसद के बाहर हंगामा शुरू कर दिया और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। संसद का आखिरी सत्र आज जोरदार हंगामे के बीच शुरू हुआ। इस बात से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि संसद में सीमांध्र और तेलंगाना मुद्दे पर हंगामा होगा। इसी मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाया गया। इसके बाद संसद भवन के बाहर विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधायकों के इस प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता ने। मुख्य द्वार के बाद आंध्र के तमाम जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों को पुलिस की जो वैन है उसमें पकड़कर अंदर ले जाया जा रहा है। हालांकि तमाम सुरक्षा व्यवस्था उसके बाद भी सेव आंध्र प्रदेश का नारा लेकर आंध्र प्रदेश को बचाने की बात कहकर इन लोगों को ले जाया जा रहा है। मुख्य द्वार पर संसद भवन के तमाम जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और केवल ये अकेले नहीं है, और भी तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी लोगों को यहाँ से डिटेन करके हिरासत में लेकर पुलिस लेकर जा रही है। लेकिन ये पहले से ही तय था कि तेलंगाना के इशू को लेकर ये जो हंगामा है वो होना जायज है, लेकिन इस तरीके की उम्मीद नहीं थी कि ये हंगामा पार्लियामेंट के मुख्य द्वार के बाहर भी इसी तरीके से होगा और जो विधायक हैं वो अपने प्रदर्शन पर उतर आए हैं। अब देखना होता है कि पीएम की अपील जो है वो पूरी तरीके से ना कारगर साबित हुई है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सतीश वर्मा के साथ मयंक गुप्ता, चैनल वन। सेफ करने की तमाम विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, डिमांड टुडे टू सेव आंध्र प्रदेश और टू डिफेंस आंध्र इज ऑल आंध्र एक दो नए सेव आंध्र प्रदेश ओनली, सेव आंध्र प्रदेश, सेव आंध्र प्रदेश, नो तेलंगाना, नो आंध्र, टोटली एक आंध्र, सेव आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को सेव करने की डिमांड जो है वो ये विधायक कर रहे हैं संसद भवन के मुख्य द्वार तक पहुंचने के बाद। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सतीश वर्मा के साथ मयंक गुप्ता, चैनल वन। जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही सभी राजनीतिक दल जोड़ घटाव की राजनीति में जुट गए। इसी के मद्देनजर तीसरे मोर्चे को लेकर कवायद भी तेज हो गई। तीसरे मोर्चे की सियासत। कांग्रेस और बीजेपी सावधान। फिर खड़ा होगा तीसरा मोर्चा। क्या तीसरे मोर्चे का आगाज पड़ेगा भारी? क्या यूपीए और एनडीए को चुनौती दे पाएगा तीसरा मोर्चा? आम चुनाव के आते आते राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं। क्या चुनाव से पहले खड़ा होगा तीसरा मोर्चा? जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस और बीजेपी पहले से ही त्रिकोणीय राजनीति का सामना कर रही हैं, वहीं कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी पार्टियों ने फिर से तीसरा मोर्चा खड़ा करने का फैसला किया है। कांग्रेस और बीजेपी से दोनों की आर्थिक सामाजिक नीतियां एक तरह की हैं और लोग परेशान है, विकल्प की तलाश में है। तो हम लोग कोशिश में है कि उसको एक आकार दिया जाए। हो सकता है कि तुरंत उसको रिजल्ट नहीं मिले। तो तीसरे मोर्चे में खड़े होने वाली पार्टियों का तो यही कहना है कि जनता कांग्रेस और बीजेपी से पस्त हो चुकी है। जनता विकल्प चाहती है। तो क्या तीसरा मोर्चा जनता को विकल्प दे पाएगा? वहीं अभी तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जयललिता के नेतृत्व वाले अन्ना द्रमुक के बीच समझौते ने तीसरे मोर्चे की संभावना को और भी बढ़ा दिया है। इस बैठक के दौरान कई बिल अभी पास न होने को लेकर भी कई मुद्दों को उठाया गया। लेकिन उसके साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण हैं, जो जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बहुत सारे जो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करना चाहिए। दरअसल दिल्ली में 11 गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी राजनीतिक दलों के लोकसभा और राज्यसभा के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,
जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी, अन्ना द्रमुक, बीजू जनता दल सेक्युलर, झारखंड विकास मोर्चा, फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और असम गण परिषद के नेता शामिल हुए। बहरहाल इस बैठक में फौरी तौर पर केंद्र सरकार के उन फैसलों का विरोध किया गया जो चुनाव से ठीक पहले जनता को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन इस बैठक का सबसे अहम उद्देश्य तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को तलाशना और उस दिशा में सहमति बनाना रहा। फिलहाल ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि तीसरा मोर्चा कितनी जल्दी बन पाएगा और क्या सही मायने में जनता को मिलने जा रहा है विकल्प। मनु लखोत्रा के साथ मयंक, चैनल वन न्यूज। लोकसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर आरक्षण की परिभाषा गढ़ने में लगी हैं। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने जातिगत आधार को छोड़कर आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की बात क्या कही, राजनीति के गलियारे में गर्म हवाएं चलने लगी। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर आरक्षण की परिभाषा गढ़ने में लगी हुई हैं। आरक्षण राजनीति और आम जनता दोनों के बीच हमेशा से ही ज्वलंत मुद्दा रहा है। अब एक बार फिर आरक्षण को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। लोकसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियां आरक्षण को अपने अपने नजरिए से देख रही हैं। कहां तो कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के साथ साथ दलितों और पिछड़े वर्ग को निजी नौकरियों में भी कोटे की वकालत कर रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी और कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने जाति के आधार पर आरक्षण को समाप्त करने की बात कही है। राजनीति में कुशल वक्ताओं में से एक द्विवेदी ने सीधे राहुल गांधी से सभी समुदायों को इसके दायरे में लाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए कोटा लागू करने का अनुरोध किया है। खास बात है कि कांग्रेस ने भी इससे पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि संकेत दिए हैं कि उनके सुझावों पर पार्टी में चिंतन हो सकता है। द्विवेदी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के साथ साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण का समर्थन कर रही है। जाति के आधार पर आरक्षण बंद होना चाहिए था, क्योंकि निहित स्वार्थी तत्व इस प्रक्रिया में आ गए। क्या दलितों और पिछड़ी जातियों में असल जरूरतमंद को आरक्षण का लाभ मिलता है? सामाजिक न्याय और जातिवाद के बीच अंतर है। दलित आरक्षण के सवाल पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की टिप्पणी लाजमी है। माया ने जनार्दन द्विवेदी के आरक्षण पर दिए गए बयान पर हमलावर रुख अपना रखा है। उन्होंने द्विवेदी के बयान की निंदा की। इतना ही नहीं, उन्होंने आरक्षण देने को लेकर कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल उठाए। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आरक्षण पर बयान दिया है। ये किसी व्यक्ति विशेष की राय नहीं हो सकती, बल्कि पार्टी का रुख है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी के बयान को संविधान विरोधी बताया है। केसी त्यागी ने कहा कि द्विवेदी का बयान कांग्रेस पार्टी के वर्ग चरित्र का परिचय है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे अपने ही अंदाज में पेश किया। उनका कहना है कि हरियाणा राज्य में जाटों के साथ साथ अन्य जातियों को भी आरक्षण दिया जाएगा। देश में आरक्षण हमेशा से ही ज्वलंत मुद्दा रहा है। लोकसभा चुनाव का माहौल है और कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में नकारात्मक परिणाम मिले हैं। जनार्दन ने आम चुनावों से पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण का मुद्दा उछालकर पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किस हद तक आरक्षण के मुद्दे का इस्तेमाल करके लोकसभा चुनाव में अपनी पकड़ जमाती है। चैनल वन के लिए भास्कर सिंह के साथ आशीष त्रिपाठी। उधर बगावत के बाद आम आदमी पार्टी से निकाले जा चुके पार्टी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने केजरीवाल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस बारे में उन्होंने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी भी लिखी है। आप से बाहर हुए बिन्नी के तेवर हुए तल्ख। सरकार को दिया था 48 घंटे का अल्टीमेटम। अल्टीमेटम खत्म होते ही मांगा इस्तीफा। आपसे दूर होने का फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को तगड़ा झटका देते हुए आप विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस बारे में उन्होंने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है।
हालांकि बिन्नी के अलग होने के बाद भी सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। दिल्ली में अभी सरकार बने 1 महीने के करीब हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी में अपनों की बगावत के सुर शुरू से ही तेज रहे हैं। आपकी सरकार पर खतरा नहीं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आम आदमी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा यानी 36 को पार करना था। आपने विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीती। आपने कांग्रेस के 8 विधायकों के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई थी। आप 28 सीटें, कांग्रेस 8 सीटें, जेडीयू 1 सीट, निर्दलीय विधायक 1 सीट, कुल 38। बिन्नी के समर्थन वापस लेने के बाद फिलहाल केजरीवाल सरकार को कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जेडीयू छोड़ चुके शोएब इकबाल और निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन भी सरकार के साथ है। बिन्नी के समर्थन वापस के बाद आप में 28 में से 1 सीट गई 27 सीट, कांग्रेस 8 सीटें, जेडीयू 1 सीट, निर्दलीय विधायक 1 सीट, कुल 37 सीटें। ऐसे में बिन्नी का समर्थन नहीं रहने के बावजूद सरकार के साथ 37 विधायक होंगे। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं और सरकार चलाने के लिए 36 विधायकों का समर्थन चाहिए, जो केजरीवाल को आसानी से मिल रहा है। लेकिन आपकी राह आसान नहीं। शोएब बार बार रुख बदलते रहते हैं, आपको कई बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन भी समर्थन वापसी को लेकर अलग अलग नजरिया दिखाते रहे हैं। बिन्नी ने दावा किया है कि 5 विधायक उनके साथ हैं, जिनके नाम पर सस्पेंस बरकरार है और वो भी समर्थन देने से पीछे हट सकते हैं। आगे क्या होगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिन्नी के नए फैसले से केजरीवाल सरकार का अभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस समर्थन वापसी का सबसे बड़ा इफेक्ट दिल्ली के जन लोकपाल बिल पर पड़ेगा, क्योंकि बिल को लेकर कांग्रेस पहले ही नाराजगी जता चुकी है और अब आपके कुनबे में भी सेंध लग गई है। बिल कैबिनेट से भले ही पास हो गया हो, लेकिन बिल को मुकाम तक पहुंचने में भी अभी देर लगेगी। भारती गुप्ता, चैनल 1 न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब किस विवाद में घिर गए। आप बने रहिए हमारे साथ। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या। चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने, तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। Welcome to the world of true engineering with Made Easy. For further information, visit www.madeeasy.in or call 011-4512-4612. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक नए विवाद में घिरते दिख रहे हैं। केजरीवाल भले ही विवाद के बाद 10 कमरों का डबल डुप्लेक्स छोड़कर 3 कमरों के फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन उनकी दिली इच्छा बड़े बंगले में रहने की थी। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखी चिट्ठी से इसका खुलासा हुआ है। इस चिट्ठी के मुताबिक केजरीवाल को बड़े बंगले अलॉट नहीं किए गए थे, बल्कि उन्होंने इन बंगलों के लिए डिमांड की थी। कल्चर है, ये खत्म करना है। ये आवाज आपके लिए नई नहीं होगी और ना ही ये अंदाज, और ये अल्फाज तो कई बार सुने होंगे आपने। अगर आप अनजान हैं तो चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं इस शख्सियत से। ये आवाज, अंदाज और अल्फाज हैं
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सरपरस्त अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल के इन अल्फाजों पर गौर किया आपने? नहीं किया तो फिर से सुनिए। ये जो वीआईपी कल्चर है ये खत्म करना है। ना चाहे बंगला, ना चाहे गाड़ी, लेकिन शायद इनकी कथनी और करनी में फर्क है। वीआईपी कल्चर को खत्म करने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं उससे तो यही लगता है। दरअसल सादा जीवन की दुहाई देने वाले केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनते ही आलीशान बंगले में रहने की ख्वाहिश जाहिर की थी। कुछ दस्तावेजों के मुताबिक इसके लिए मुख्यमंत्री के कार्यालय से उपराज्यपाल को चिट्ठी भी भेजी गई थी, जिसमें भगवान दास मार्ग स्थित 2 बंगलों की मांग की गई थी। गौरतलब है कि केजरीवाल को जब 5-5 कमरों के 2 डुप्लेक्स आवंटित किए गए तो इसे लेकर विवाद शुरू हो गया था। तब केजरीवाल ने ऐसा जाहिर किया था कि जैसे उन्हें डुप्लेक्स खुद ही आवंटित किए गए हैं या उन्हें ऐसे आलीशान डुप्लेक्स की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही ये बात मीडिया में आई तो विवाद खड़ा हो गया था। आम आदमी नाराज हो गया और केजरीवाल सरकार परेशान। जनता के मूड को भांपते हुए केजरीवाल ने उस बंगले में जाने से इनकार भी कर दिया। आप अपना कैमरा ले जाओ, अभी खुला होगा शायद। अभी अलाउड नहीं है, लेकिन आज नहीं अलाउड। मैं बोल दूंगा उनको, आप सारे लोग फिर भी सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं ध्यान देते हैं। नहीं, मैं बताता रहा हूँ। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल इस घर को? भाई 2 घर है, एक घर नहीं है। कहा जा रहा है एक घर है 10 कमरों का, 10 कमरों का नहीं 5 कमरों का एक घर है और एक 5 कमरों का है। तो एक ही कमरे में, एक ही घर में रहेंगे। तो एक तो ऑफिस के लिए इस्तेमाल होगा, तो इसके लिए तो खुश होना चाहिए आपको। भाई वहाँ पे सवेरे जल्दी उठ के भी काम करेंगे, देर रात तक भी काम करेंगे, तो ऑफिस बनाने में क्या हर्ज है? रहेंगे तो 5 घर में ना। अभी मेरा 4 कमरों का घर है जहाँ पे रहता हूँ, अब 5 कमरों का घर हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है जी, बाकी तो और कोई फर्क नहीं। जिस घर में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ जी, उस घर को लेके काफी कंट्रोवर्सी हो रही है जी। और वैसे तो जिस घर में मैं जा रहा हूँ वो एक 5 कमरे का घर है, लेकिन कल से मेरे कई चाहने वाले, मेरे दोस्त और हमारे जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, उन लोगों के और जो जनता के भी फ़ोन आए, उनके मैसेजेस आए और उन्हें लगा कि मुझे ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। सो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ और मैं सरकार को बोलूँगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करे। हैरत की बात तो ये है कि मासूमियत से मीडिया को जवाब देते केजरीवाल जो कह रहे हैं वो कागजात से मेल नहीं खाता। दरअसल पिछले साल 30 दिसंबर को एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें साफ साफ लिखा गया कि मुख्यमंत्री ने भगवान दास रोड पर आवास संख्या 6-7 और 7-7 के आवंटन के लिए अनुरोध किया है। अनुरोध किया जाता है कि मुख्यमंत्री को आवंटन के लिए इन्हें दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराया जाए। उपराज्यपाल ने उसी दिन घरों के आवंटन को मंजूरी भी दे दी थी। आप कहते कुछ हैं, आप करते कुछ हैं, अब क्या कहेंगे आप? हालांकि इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। खैर वो कितनी भी कोशिश करें, लेकिन राजनीति में गंदगी साफ करने आए केजरीवाल को आम जनता के सामने इस चिट्ठी पर सफाई तो देनी ही पड़ेगी। साथ ही लोकसभा चुनाव में जमीन तलाश रहे केजरीवाल को एक के बाद एक लग रहे दागों से अपने दामन की हिफाजत भी करनी पड़ेगी, नहीं तो विपक्ष आने वाले वक्त में उनकी राहें और मुश्किल कर सकता है। तनवीर रिजवी, चैनल 1 न्यूज। तो अरविंद केजरीवाल आए दिन नए नए विवादों में घिरते ही जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भरोसे का नाम। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना हरिद्वार रोड देहरादून में अपना फ्लैट पाने का सुनहरा मौका। रजिस्ट्रेशन खुलने की तारीख 20 जनवरी और बंद होने का दिन 28 फरवरी। उत्तराखंड में स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर फॉर्म उपलब्ध और रजिस्ट्रेशन फीस फाइनेंस सुविधा भी। जल्दी करें और याद रखें, आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना हरिद्वार रोड देहरादून। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसके हाथों से कोई गुनाह न हो, उसने कोई जुल्म न किया हो। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। दोस्तों, आज बहुत सी बीमारियां हमारे खान पान व प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए हैं। उनमें से एक खतरनाक बीमारी बवासीर भी है, जो शरीर में पित्त से शुरू होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। बवासीर यानी पाइल्स के कारण मरीज को असहनीय दर्द होता है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते।